प्रधानमंत्री ने किसानों को बताया देश की अन्न सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के आधार स्तंभ। नीति आयोग की बैठक में विकास को रफ्तार देने और विकसित राष्ट्र निर्माण पर मंथन। बाबूलाल मरांडी ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। झारखंड को एम्स, हवाई अड्डा और रेल तथा सड़क परियोजनाओं की मिली सौगात। योजनाओं की लंबी फहरिस्त। राज्यसभा चुनाव नामांकन वापसी की समय सीमा खत्म। चुनावी रण क्षेत्र में वैद्यनाथ राम, प्रणव झा और परिमल नाथवाणी डटे। 18 जून को होगा मतदान। राज्य में 17 जून तक बारिश के आसार। पड़ोसी राज्य बिहार तक पहुंचा मॉनसून। रांची समेत कई स्थानों पर प्री मॉनसून बारिश। तापमान में गिरावट की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को देश की अन्न सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के आधार स्तंभ की संज्ञा दी है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नदाताओं के जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी कई पहल उनकी आय की सुरक्षा के साथ साथ खेती को अधिक सशक्त बना रही है। इधर झारखंड समेत देश भर में कृषि विकास और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है, जिससे किसानों की जिंदगी संवर रही है। सुबह सुबह गांव में अगर किसी खेत के पास ज्यादा लोग खड़े दिख जाएं, तो समझ जाइए या तो फसल बहुत अच्छी हुई है या फिर कोई नई मशीन आई है। और फिर वहीं खेत के किनारे धीरे धीरे पूरी चौपाल लग जाती है। कोई मिट्टी हाथ में लेकर उसकी सेहत यानी सॉइल हेल्थ की बात करता है, कोई नमो ड्रोन दीदी के आने की चर्चा करता है, तो कोई मुस्कुरा कर कहता है खेती बदल रही है भाई। लेकिन एक वक्त था जब किसान की बातें नई तकनीक से कम मौसम और नुकसान से ज्यादा शुरू होती थी। साल 2013-2014 में कृषि बजट सिर्फ 27,663 करोड़ रुपए था, जिससे किसानों को पूरा सहारा नहीं मिल पाता था। वहीं अब ये बजट बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। अब किसान सिर्फ मौसम पर निर्भर नहीं है, बल्कि सरकार उसके साथ एक दीवार बनकर खड़ी है। युद्ध की वजह से दुनिया में खाद के दाम बढ़े, फिर भी 1.77 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर किसान पर बोझ नहीं आने दिया गया। पीएम किसान के तहत 4.28 लाख करोड़ से ज्यादा सीधे किसानों के खातों में पहुंचे। करीब 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड्स छोटे किसानों का सहारा बने। पीएम फसल बीमा योजना के तहत हर साल किसानों को सुरक्षा कवच मिल रहा है। अब किसान सिर्फ मौसम नहीं देखता, मोबाइल पर मार्केट प्राइस भी देखता है। ई-नैम प्लेटफॉर्म से करीब 2 करोड़ से ज्यादा किसान देश भर की मंडियों से जुड़े हैं। अब तकनीक ही किसान का नया हल है। करीब 26 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड्स लैब को खेत तक ले आए हैं। सिर्फ खेत ही नहीं, हमारी ब्लू इकोनॉमी भी लहरें मार रही है। मछली उत्पादन अब दोगुना होकर 197 लाख टन के पार पहुंच गया है। आज भारत सिर्फ अपनी थाली नहीं भर रहा, दुनिया को खिला रहा है। हम दूध, दाल, मसाले और बाजरा यानी मिलेट्स के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। भारत के खेतों से निकला सामान आज $51 बिलियन से अधिक के कृषि निर्यात के रूप में वैश्विक बाजारों की शोभा बढ़ा रहा है। अब शाम को खेत से लौटते वक्त किसान के चेहरे पर सिर्फ थकान नहीं होती, एक सुकून भी होता है कि उसकी मेहनत अब एक विकसित भारत की नींव रख रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने श्रीनगर प्रवास के क्रम में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां साझा की। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में इस दौरान सुखद बदलाव आए हैं, जिससे जीवन सुगम हुआ है। 92,000 लखपतियां दीदी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बेटियों के लिए ऐसा द्वार खोला कि आज देश की बेटी चाहे वो लड़ाकू विमान उड़ा रही हो,
चाहे वो फ्लाइट ऑपरेट कर रही हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कहीं भी हर क्षेत्र में देश की बेटियां कमाल कर रही हैं। अब तो सैनिक स्कूल में देश की बेटियों का प्रवेश हो गया है। देश की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आज जब मैं शंकराचार्य मंदिर और वहां गया तो लोगों ने बहुत दिल से दुआ की, आशीर्वाद दो। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में पिछले 12 वर्षों में देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का अभूतपूर्व विकास हुआ है। देश के विकास, जनता के विश्वास और गरीब कल्याण योजनाओं की लंबी फहरिस्त है। प्रधानमंत्री ने विकास का कीर्तिमान स्थापित किया है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। श्री मोदी का कार्यकाल जन सेवा की साधना और तपस्या का कालखंड रहा है। झारखंड को भी केंद्र सरकार की ओर से देवघर एम्स, हवाई अड्डा, वंदे भारत ट्रेन, विभिन्न सड़क परियोजनाओं और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की सौगात मिली है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है। 12 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश में विकास और देश की जनता का विश्वास और साथ ही गरीब कल्याण योजना, अगर इसकी फहरिस्त को आप देखेंगे वो लंबी। बारह वर्षों में उन्होंने जितना काम किया है वो अपने आप में अद्भुत है। विकास की उन्होंने कीर्तिमान को स्थापित किया और विकास का एक मापदंड से आप उसको आंक सकते हो। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद इन 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, इससे स्पष्ट होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो 12 वर्षों का कालखंड रहा, ये कोई सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा का, वो साधना का, तपस्या का वो एक प्रकार से कालखंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सबसे लंबे वक्त तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान बनाया है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों ने श्री मोदी को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी श्री मोदी की प्रशंसा की है। श्री मोदी ने दुनिया भर के नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर बधाई, और वो सच में एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। वो एक मजबूत और समझदार व्यक्ति हैं और आने वाले कई सालों तक वो महानता और सफलता हासिल करते रहेंगे। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और भारत इजराइल संबंध पहले से अधिक मजबूत हुए हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों से पिछले 12 वर्षों में झारखंड में भी कृषि विकास और किसान कल्याण के कार्यों को नया आयाम मिला है। साहिबगंज में अन्नदाताओं के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना वरदान साबित हो रही है। साहिबगंज जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बड़ा सहारा बन रही है। किसान सहायता राशि का उपयोग बीज, उर्वरक और सिंचाई जैसे कृषि कार्यों में कर रही हैं। वहीं गव्य विकास योजना के तहत प्रशिक्षण और अनुदानित दर पर
गाय मिलने से कई परिवार डेयरी व्यवसाय से जुड़कर अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का ने बताया कि इन योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति और कृषि उत्पादन दोनों में सकारात्मक सुधार हुआ है। वहीं किसानों के चेहरों पर इन योजनाओं को लेकर उत्साह साफ देखा जा रहा है। कुल 6,000 रुपये एक वर्ष में खेती करने हेतु दिया जाता है। किसान पीएम किसान योजना से प्राप्त राशि का उपयोग अपने खेतों की तैयारी करने, समय पर बीज, उर्वरक एवं कृषि में लगने वाले अन्य रसायनों की खरीद करने में यूज करते हैं। उसका जो है 2,000 रुपये जो मिलता है ना, हम लोग खाद बीज में भी लगा लेते हैं और उसमें उपज अच्छा से कर लेते हैं। समय समय पर जो है उसका खेती के साथ साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनपुट डीलर शंभू गुप्ता ने खाद और बीज की दुकान शुरू की है। वहीं दूसरी ओर आरसीटी से सौंदर्य प्रसाधन का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सोनल वर्मा अपना ब्यूटी पार्लर शुरू करने की तैयारी में है। पुतुल देवी बताती हैं कि मुद्रा लोन योजना के जरिए ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सहायता और बैंकिंग सुविधाओं तक आसान पहुंच मिल रही है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। सरकार द्वारा से खुला हुआ है, यहाँ हम जॉब कर रहे हैं और ये आरसीटी जो है लोहंडा आरसीटी से हम वहाँ ब्यूटिशियन कोर्स किए हुए हैं। हाल फिलहाल में अब कुछ मतलब क्या सीखने के बाद हम अपना खोलने जा रहे हैं। मशरूम का भी खेती करता हूँ, इससे मेरी अच्छी इनकम का स्रोत बनता है। इससे मेरा परिवार पर चलता पूरा इससे है। कृषि विभाग से हमको मशरूम का ट्रेनिंग मिला है, उससे हम स्पॉन का भी खेती स्पॉन पे सप्लाई करते हैं। 5 गाय भी मिली, जिससे हम 30 किलो तक दूध उत्पादन करते हैं। प्रतिदिन मार्केट में बेचते हैं, जिसके कारण हमारा बाल बच्चा परिवार सुखी से खा पी रहा है। लौंग लिए हैं 1 लाख। उससे क्या करते हैं? उससे हम हफ्ता में एक बार हटिया में लगाते हैं दुकान, उससे भी भरते हैं लौंग, अपना घर भी चलाते हैं। साहिबगंज में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं लोगों के जीवन में नई उम्मीद और आत्मनिर्भरता का आधार बन रही हैं। रोजगार प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग के जरिए हजारों परिवार अब बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। टीम इंडिया की भावना के साथ विकसित भारत के विजन और देश के समग्र विकास पर विमर्श हुआ। राज्यों की भागीदारी से साझा प्रगति के रोड मैप पर चर्चा का दौर चला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस बैठक में भाग लिया और विकास तथा जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। नीति आयोग की बैठक के दौरान देश के विकास को रफ्तार देने के लिए समन्वय और सहयोग पर बल दिया गया। राज्यों ने भी अपनी आवश्यकताओं से केंद्र सरकार को अवगत कराया और विकसित राष्ट्र निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। इस बैठक में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य का पक्ष रखा। शासी परिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में नाम वापसी की समय सीमा अब से कुछ देर पहले दोपहर 3 बजे खत्म हो गई। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी के बीच मुकाबला तय है। तीनों ने चुनावी रणक्षेत्र में डटे रहने का फैसला किया है और किसी ने नाम वापस नहीं लिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 18 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए सिलसिले मतदान कराया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों की नज़र समीकरण और संख्या बल पर है ताकि उम्मीदवारों की वैतरणी को पार कराया जा सके। झारखंड विधानसभा में कुल 81 विधायक हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक जीत हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को 28 वोट की दरकार है। समाचारों में आगे बढ़ने से
मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज की साझेदारी के तहत गुजरात के जामनगर में भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा और समुद्री जल आधारित कूलिंग सिस्टम से संचालित यह सेंटर भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती देगा। भारत का AI हब बनने की दिशा में एक नया ऐतिहासिक कदम। मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के जामनगर में मेटा का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। यह सेंटर 168 मेगावाट क्षमता के साथ शुरू होगा और भविष्य में बढ़ती AI मांग को देखते हुए और बड़ा किया जा सकेगा। इस निवेश से भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और देश वैश्विक AI मानचित्र पर और अधिक सक्षम बनेगा। यह परियोजना मेटा के लिए भारत के तेजी से बढ़ते यूजर मार्केट में निवेश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कंपनी का कहना है कि यह डेटा सेंटर उसके उत्पादों और अगली पीढ़ी की AI तकनीक को भारतीय यूजर्स के करीब लाएगा, साथ ही वैश्विक AI नेटवर्क को भी मजबूत करेगा। इस सेंटर को पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित किया जाएगा और इसे समुद्री जल से ठंडा किया जाएगा, जिसमें ऊर्जा और पानी की लागत मेटा वहन करेगा। मेटा के संस्थापक और CEO मार्क जुगरबर्ग ने कहा, हमें रिलायंस के साथ मिलकर भारत में अपना पहला AI सक्षम डेटा सेंटर बनाने पर गर्व है। जामनगर में यह विश्व स्तरीय सुविधा हमारे AI इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में मदद करेगी और भारत की अर्थव्यवस्था में हमारे दीर्घकालिक निवेश को और गहरा करेगी। इस घोषणा से मेटा रिलायंस साझेदारी के और भी व्यापक होने का संकेत मिलता है। यह साझेदारी मेटा के जियो प्लेटफॉर्म्स में अरबों डॉलर के निवेश के साथ शुरू हुई थी और अब AI नवाचार और डिजिटल कनेक्टिविटी तक फैल चुकी है। डेटा सेंटर के अलावा मेटा ने क्लीन मैक्स और फोर्ट पार्टनर एनर्जी के साथ मिलकर भारत में लगभग 1 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का भी समर्थन किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा है कि मेटा के साथ ये साझेदारी भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नए युग का संकेत है। भारत का पहला बिल्ट टू सिस्टम AI डेटा सेंटर बनाना, जो मेटा जैसी वैश्विक तकनीकी कंपनी के लिए हो, यह दिखाता है कि भारत वैश्विक AI क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे जैसे वैश्विक टेक दिग्गज AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की होड़ में हैं, ये साझेदारी भारत को सिर्फ एक बड़ा डिजिटल मार्केट ही नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रणनीतिक हब बनाने में मदद करेगी और वैश्विक AI क्रांति में देश की बढ़ती भूमिका को और ज्यादा मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। कोडरमा का डोमचांच प्रखंड स्थित मसनोडीह स्वादिष्ट आमों के लिए मशहूर होता जा रहा है। यहाँ के आम की मांग विदेशों तक है। ये रसीले आम क्षेत्र में आर्थिक सशक्तिकरण को नया आयाम दे रहे हैं। कोडरमा का मसनोडीह आज क्षेत्र की प्रसिद्ध आम बागानों में शुमार है। गांव के करीब 10 बागानों में 3000 से अधिक आम के पेड़ फलों से लदे हुए हैं। इन दिनों यहाँ के पेड़ पर पके गजपक्कू आम की सबसे ज्यादा मांग है। बागान मालिक रमाकांत सिंह का कहना है कि आम बागबानी से अच्छी कमाई हो जाती है और कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। वहीं खरीदार भी पेड़ का पका आम लेकर खुश हैं। यहाँ खासियत इसका स्वाद है, टेस्ट। मालदा हर जगह होता है, लेकिन यहाँ का मालदा का टेस्ट कुछ अलग है, जिसके चलते इस सब जगह फेमस है। पटना, दिल्ली, रांची, बम्बई सब तो है, लेकिन पिछले साल 3 पेटी आम अमेरिका भी गया था। 5 साल तक सेवा बहुत है, पानी देना, समय पर गोबर देना, खाद देना जरूरत है। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करते हैं, समय पर बीच में पानी दे दिए कभी, और दवा छिड़कते हैं जब आम का मंजर निकलने का समय होता है ना, तब दवा हो जाती है। हम लोग तो ऐसे हर साल यहाँ पे सीजन में आम का जब सीजन आता है तो हम लोग यहीं से 50-60 किलो आम खरीदते हैं और अभी भी हम लोग आम ही खरीदने आए हैं। और सबसे पहले हम लोग जब भी आते हैं तो यहाँ पका हुआ जो पेड़ का पका हुआ आम है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। इतना टेस्टी आम है कि बाजार में आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बाजार में सब केमिकल युक्त है, सब कार्बेट से पकाया हुआ रहता है। 2-4 दिन अगर एक्स्ट्रा रख लें आप तो वो सड़ जाता है। लेकिन आप यहाँ का जो आम है इसको आप ले जाइए, मालदा आम वगैरह बहुत सारा वैरायटी यहाँ मिलेगा और सब आम टेस्टी है।
मसनोडी के आम बिना किसी केमिकल के प्राकृतिक रूप से पकाए जाते हैं। यही वजह है कि स्वाद और गुणवत्ता के मामले में इनकी अलग पहचान है। विनय सिंह बताते हैं कि लोग दूर दूर से यहाँ आम खरीदने पहुँच रहे हैं, जबकि फोन पर भी लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। मसनोडी के आमों की मांग अब झारखंड की सीमाओं से आगे निकल चुकी है। रांची, पटना, दिल्ली समेत कई शहरों में यहाँ से आम भेजे जा रहे हैं। पिछले वर्ष अमेरिका तक यहाँ के आम पहुँचे थे और इस बार भी विदेश से मांग आई है। यहाँ मालदा, बम्बैया, हेमसागर, कृष्णभोग, मिठुआ और आम्रपाली का सब नया नया पेड़ लगा हुआ है। पहले आम्रपाली नहीं था, अब आम्रपाली भी हो गया है। क्या खासियत है यहाँ पे? खासियत है, टेस्ट अलग हो जाता है। यहाँ का जो मिट्टी है वो ककड़ीला मिट्टी है और उसके चलते आम का जो भी कहीं टेस्ट अलग है। कहीं का भी आप कोई आम खा लीजिए, इसको खाइए और आपको फर्क लग जाएगा तुरंत में कि क्या टेस्ट में अंतर है। 5 दिन पक के भी रह जाएगा तो खराब नहीं होगा, दूसरी जगह का आम पक जाएगा तो फिर उसका मिठास खत्म हो जाता है। आम का जब सीजन आ जाता है तो दिसंबर में से ही हम लोग को समझ में देखने आते हैं, तो देखते हैं कि उसमें मेंजर आने वाला है, तो दिसंबर ही से हम लोग दवा उसमें मारते हैं। 3 बार उसमें दवा मारना पड़ता है और दाना छोड़ देता है, तो मार्च से हम लोग को डिप्टी लग जाता है। करीब 60 साल पहले लगाए गए इन पौधों की बदौलत आज चौथी पीढ़ी भी स्वाद और रोजगार दोनों का लाभ उठा रही है। मसनोडी का आम अब झारखंड की एक खास पहचान बन चुका है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। दक्षिण पश्चिमी मानसून आज पड़ोसी राज्य बिहार के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में भी इसने दस्तक दे दी। राज्य के लोगों को फिलहाल मानसून का इंतजार है। हालांकि आज रांची समेत कई क्षेत्रों में प्री मानसून की बारिश हुई। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो केरलम पार कर चुकी है और अब झारखंड की ओर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मानसून झारखंड में प्रवेश कर जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में आज 11, कल 12 और परसों 13 तारीख को तेज आंधी, बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात के बीच बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची और खूंटी में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि उसके 2 से 3 दिन के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तापमान की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। परमा एकादशी देश भर में श्रद्धा की बयार बह रही है। भक्तगण पूजा अर्चना कर मंगल कामना कर रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के बद्री रूप की आराधना, स्नान, दान और जप से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा में पवित्र स्नान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप और रात्रि जागरण को अत्यंत फलदायी माना गया है। 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ में परमा एकादशी श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। यह दुर्लभ एकादशी हर 3 साल में केवल अधिक मास में आती है। इस साल यह पावन तिथि आज मनाई जा रही है। बद्रीनाथ मंदिर जो भगवान विष्णु के बद्री रूप को समर्पित है, इस अवसर पर विशेष महत्व रखता है। इस दिन पूजा अर्चना और दान पुण्य करने से फल कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार परमा एकादशी का पुण्य सामान्य दिनों की तुलना में अत्यंत अधिक है। इस दिन बद्रीनाथ धाम में पवित्र स्नान, भगवान विष्णु के दर्शन और पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ और हजारों गौदान के समान फल प्राप्त होता है। यह एकादशी दरिद्रता और पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बताया कि बद्रीनाथ धाम को मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। परमा एकादशी पर यहाँ आकर लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप और रात्रि जागरण करते हैं।
जिसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने का मार्ग माना गया है। सनातन धर्म में इस का महत्व बहुत है। जो भी भक्त बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा की नदी में जा करके वहां जल में स्नान करेगा, भगवान विष्णु का पूजन करेगा और भी मुक्तिदायी कामना का ये बहुत सुंदर व्रत है। इसलिए ये बद्रीनाथ के धाम में आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये बड़ा परम एकादशी का व्रत है। दरिद्रता नाशक और पाप विनाशक माने जाने वाली परमा एकादशी केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। हर सनातनी इसे अपने घरों में भी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में आने वाली यह एकादशी अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है और भक्त इसे अपने जीवन की मंगल कामनाओं के लिए समर्पित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जेपीएल के तहत आज रांची के जेएससीए स्टेडियम में छोटा नागपुर रॉयल्स और धनबाद डायमंड्स के बीच मुकाबला हुआ। शाम में रांची टाइटंस और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच भिड़ंत होगी। उधर कल खेले गए मैच में कोयलांचल सुपर किंग्स और रांची टाइटंस ने अपने अपने मैच जीते। उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और जेएससीए के पदाधिकारी मौजूद रहे। धोनी ने ट्रॉफी का भी अनावरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने किसानों को बताया देश की अन्न सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के आधार स्तंभ। नीति आयोग की बैठक में विकास को रफ्तार देने और विकसित राष्ट्र निर्माण पर मंथन। बाबूलाल मरांडी ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। झारखंड को एम्स, हवाई अड्डा और रेल तथा सड़क परियोजनाओं की मिली सौगात। योजनाओं की लंबी फहरिस्त। राज्यसभा चुनाव नामांकन वापसी की समय सीमा खत्म। चुनावी रणक्षेत्र में वैद्यनाथ राम, प्रणव झा और परिमल नाथवाणी डटे। 18 जून को होगा मतदान। राज्य में 17 जून तक बारिश के आसार। पड़ोसी राज्य बिहार तक पहुंचा मानसून। रांची समेत कई स्थानों पर प्री मानसून बारिश। तापमान में गिरावट की संभावना।